नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय बनारस में ठठेरी बाज़ार में है। कुणाल भाई से हमारी दोबारा मुलाकात हो गई है। नमस्ते। ठठेरी बाज़ार कितना बड़ा एरिया है? ठठेरी बाज़ार एक काफ़ी बड़ा एरिया है, एकदम हार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी है और रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों हैं यहाँ पे। दुकानें भी बंद है क्योंकि 11:30-12 तक दुकानें खुलेंगी। और अब हम पहुँच गए हैं राम भंडार, यहाँ पे सारे लोग शहर के आके नाश्ता करना पसंद करते हैं। हाँ, हम लास्ट टाइम भी आए थे यहाँ पर। आज दिन की शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। कचौड़ी का यहाँ का फेमस नाश्ता है ना? कचौड़ी, जलेबी, छोटी कचौड़ी सब मिलेगा यहाँ पे। आओ जी। यहाँ सीन ये है कि आलू बैंगन की सब्ज़ी है, साथ में चने मिक्स करे और 2 किस्म की चटनी है जो डालकर यहाँ पर ये लोग सर्व करते हैं। ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि टेक्सचर सब्ज़ी का बेहतरीन है और कचौड़ी तो लाजवाब है। इतना यूनिक और इतना ऑथेंटिक टेस्ट है कि आदमी का मन करे कि अगर बनारस आएंगे तो नाश्ता इधर ही करना चाहिए। सो टेस्टी, सब कुछ सटल है, लवली। एक बात है, चटनी इमली की डाली लेकिन इतनी सही बैलेंसिंग है ना, इमली की चटनी, थोड़ा थोड़ा मीठापन, और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट है, बेहतरीन। ये जो कचौड़ी है ना, इसके अंदर उड़द दाल की स्टफिंग करते हैं, साथ में कुछ एक मसाले डालते हैं। टू गुड। मतलब 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था ना, तब मुझे जितना अच्छा लगा था आज उतना ही अच्छा लग रहा है। अरे वाह वाह, भाई साहब तो आते रहते हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अगर नाश्ते का आनंद उठाना है तो सब्जी के साथ जलेबी मिक्स करके खाओ और मज़ा आएगा ना। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, सब्जी और जलेबी, मैंने यूपी में ही देखा है। हाँ। ये यूपी के बाहर नहीं कहीं दिखाई देता। देखो, इस कचौड़ी को बेड़ई भी बोलते हैं, जैसे हम आगरा गए थे वहाँ देखा था। बेदमी पूड़ी भी बोलते हैं। इसमें जो आटा तैयार किया जाता है ना, उसको मोटी लेवल पे पीसा जाता है। बाकी फिर हर किसी की अपनी थोड़ी बहुत रेसिपी है। यही कारण है कि अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो आपको पता लग जाएगा, ये पूरी नहीं है जहाँ पे पतला आटा रहता है, मोटा आटा रहता है। पत्तल में खाना इसका तो अलग ही चाम है, गोज विदाउट सेइंग। अब कब दोबारा मौका मिले तो आज ये आनंद हम फुल उठा लें। तो ये अभी हम जा रहे हैं नमो घाट। कितना देर लगेगी पहुंचने में? 20 से 25 मिनट। अच्छा, लो ना, आप तो रुक ही गए। नहीं, मैं खा रहा हूँ आराम से, मैं थोड़ा स्लो खाता हूँ। अच्छा, कितना आनंद है स्वाद में। मैं बार बार सोच रहा हूँ, इंतहा है टेस्ट के, है ना। कल पूरे दिन में तो हमने क्या क्या खाया और आज तो एक अलग ही लेवल से दिन की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट लेवल। हमारा बैटरी रिक्शा वाला बोला कि यह ना ढलान है, तो मैं बैटरी रिक्शा ऊपर खड़ा करूँगा, आप पैदल जाओ और पैदल वापस आओ। चलो कोई बात नहीं, नज़दीक में ही घाट है। अब सामने से आप देखो कैसी ढलान है। एक बात है, घाट किनारे अभी हम पहुंचे नहीं हैं, दूर से ही देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शानदार, बहुत कितना शानदार। दूर है अभी हम दशाश्वमेध घाट से? दशाश्वमेध से लगभग हम 3-3.25 किलोमीटर दूर हैं। और शांति देखो कितनी है यहाँ पर, एकदम पीसफुल। वो ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, ये भी कितना सही लग रहा है ना। देखो नीचे ट्रेन जा रही है, ऊपर रोड ऊपर ट्रैफिक। ये मालवीय ब्रिज है, लगभग 120 साल पुराना, 1887 का बना हुआ है। डफरिन ब्रिज नाम था इसका पहले। लवली। उधर से देखते हैं। नमस्ते बनारस। वाह, तो पूरा सेल्फी पॉइंट है एकदम। नाइस। घाट तो बड़ा इंप्रेसिव है। मतलब आप यहाँ पर आके अच्छा समय और बिता सकते हो। डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ से आगे आदि केशव घाट है, वहाँ तक पूरा रोड कनेक्टिविटी हो रहा है, बैटरी रिक्शा ऑपरेट होगा, हेलीपैड बन रहा है। नीचे चलते हैं। तो अभी तो जैसे पानी का लेवल ऊपर है तो बोटिंग नहीं हो रही होगी,
जैसे नहीं हो रही ना इस समय। हाँ, बोट राइड सस्पेंडेड है अभी पानी के लेवल ऊपर होने की वजह से। एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ पर आके ना बड़ा दिल को सुकून सा मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आओ इधर चलेंगे। हाँ, ये नीचे, यहाँ से नीचे चलते हैं। तो ये जेट्टी किसके, बोट पे बैठने के लिए? ये बोट्स पे बैठने के लिए जेट्टी बनी हुई है। और अगर हम अभी आपको आगे ले जाकर दिखाते हैं, वहाँ पे जो CNG बोट्स है उनकी फिलिंग स्टेशन भी है, फ्लोटिंग CNG फिलिंग स्टेशन। अच्छा जी। ये CNG फिलिंग स्टेशन है। गेल एज पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लगभग 500-550 बोट्स को डीजल इंजन से CNG इंजन में कन्वर्ट कर दिया। आप ये बोट देख रहे हैं, ये अभी भी डीजल इंजन है। इससे काफ़ी धुआं होता है, काफ़ी पोल्यूशन होता है, आप पीछे देख सकते हैं। ये सारे धीरे धीरे फेज आउट होते जा रहे हैं, डीजल इंजन कन्वर्ट होकर CNG बन जा रहे हैं। मैंने अभी जहाँ ट्रैवल किया ना, मैंने कहीं पर फ्लोटिंग CNG स्टेशन कहीं नहीं देखा। हाँ, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। वेरी गुड। जिससे पानी का लेवल जैसे कि ऊपर हो या नीचे जाए तो बोट्स को कन्वीनियंस हो आके यहाँ फिलिंग के लिए। और सबसे बढ़िया बात ये है कि गेल ने फ्री में इंजन दे दिया, जिससे कि बोटमैन को दिक्कत भी ना इन्वेस्टमेंट में, कोई उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। लवली। अभी हम वहाँ पे थे नमो घाट पे, जहाँ आपने नमस्ते वाराणसी जैसा बना हुआ है वहाँ पे देखा हमने। वहाँ से अब हम यहाँ हैं जहाँ पे ये स्नान का घाट बना हुआ है। कुछ देर पहले मैंने सोच रहा था, वहाँ से जब मेरे को यहाँ भीड़ दिखाई दे रही थी तो मेरे को लगा कुछ तो यहाँ अट्रैक्टिव चीज़ है जो वहाँ नहीं है। अब पता चल गया यहाँ पे स्नान की जगह है। हाँ, और वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा शांति से गंगा जी का नज़ारा ले सकते हैं। आपके साथ में ब्रिज है, वो देख सकते हैं। सही लग रहा है, गुड है। अब यहाँ से हम चलेंगे सारनाथ। लगभग यहाँ से 20 से 25 मिनट लगेगा यहाँ से ड्राइव, और फिर हम सारनाथ के बारे में आपको आगे बताते हैं। आओ जी। देखिए, नमो घाट से सारनाथ पहुंचने का जो टोटल रास्ता था 20 मिनट का, उसको हमने 45 मिनट में तय किया क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। बिल्कुल। बट एनीवेज अभी हम सारनाथ पहुंच चुके हैं। जो हम देख रहे हैं अपने पीछे पूरा एक्सकेवेटेड रुइंस 528 BC से लगभग 1194 AD तक, ये एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी। 1194 AD में बख्तियार खिलजी जो इन्वेडर आया, उसने ये पूरी जगह प्लंडर कर दी। उसके बाद 1194 से 1775 तक ये पूरा अंडर द अर्थ था। उसके बाद ब्रिटिश एक्सकेवेटर्स आए, उन्होंने ये जगह फिर डिस्कवर किया, और अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट है। अभी भी यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स पे एक्सकेवेशंस होती हैं और कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते रहते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोनास्ट्री का, मोनास्ट्री नंबर 5, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीनों तरफ क्यूबिकल्स हैं मंक्स के लिए, और सारे क्यूबिकल्स, सारे रूम्स कोर्टयार्ड की तरफ खुल रहे हैं। वो सारे छोटे हैं क्योंकि मंक्स को ऑस्टेरिटी की लाइफ जीनी थी, और कुआं वहाँ पे उस समय भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे है। एक अच्छी बात ये है यहाँ पर, जैसे गेट पे अगर आप प्लास्टिक लेके आ रहे हो तो वो लोग आपको रोक लेते हैं ना। बिल्कुल, कुछ भी फूड, कुछ भी ईडेबल्स अलाउड नहीं है, पानी की बोतल भी अलाउ नहीं करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इतना साफ़ सफाई मेंटेनेंस है यहाँ पे। हमने सुना शाम के समय यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है। पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ है लाइट एंड साउंड शो, जो कि लगभग 6:30 बजे शाम को स्टार्ट होता है, और इसी धम्मेक स्तूपा पे ही इसका रिफ्लेक्शन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, और उसके बाद वो वाराणसी के पास में यहाँ सारनाथ पे, जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे आए, उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, और पहले संघ की स्थापना भी यहीं पे की। आइए हम वहाँ तक चलते हैं, और फिर मैं आपको कुछ और उनके पहले उपदेश के बारे में बातें करता हूँ। भगवान बुद्ध ने बताया कि दुखों के निवारण के लिए 8 फोल्ड पाथ है, 8 प्रमुख पाथ है, जिसमें से मैं आपको कुछ बताता हूँ। राइट व्यू, राइट एस्पिरेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन। उन्होंने कहा कि अगर समाज में हर एक व्यक्ति ये 8 फोल्ड पाथ प्रैक्टिस करे तो समाज दुखों से परे हो जाएगा, सारे समाज से दुख का निवारण हो जाएगा। और ये वही स्थान है धम्मेक स्तूपा, जब सम्राट अशोक लगभग 200 साल बाद उन्होंने जब
कलिंग का युद्ध के बाद देखा कि इतने लोगों की हत्या हो गई, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया जो कि अहिंसा का मार्ग था, और उन्होंने 11,000 स्तूप बनवाए। इतिहासकार कहते हैं 11,000 स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप ये है, और ये सॉलिड है अंदर से। और इसके अंदर आज भी मानते हैं कि एक रेलिक कास्केट है, उनके कुछ अवशेष हैं जिसकी पूजा की जाती है। अच्छा, लोग बाग यहाँ नीचे भी जा रहे हैं? ये पूरा मंदिर के प्रेमाइसिस के बाद से वॉक करते हुए बाहर जा सकते हैं। अब हम आ गए हैं सारनाथ के उस स्थान पे जहाँ पे यहाँ का मेन मंदिर हुआ करता था, जिसको मूलगंड कुटी विहार बोलते हैं। और इसी के साथ में इसके पीछे जब हम जाएंगे तो अशोकन पिलर आपको दिखाएंगे, जिसके ऊपर अशोक स्तंभ जो कि हमारा नेशनल एम्ब्लेम है वो स्थापित था। अब हम आपको दिखाते हैं अशोकन पिलर, जो यहाँ पे मुख्य मंदिर के पीछे बना हुआ है। सम्राट अशोक ने जब वो यहाँ पे अपने पिलग्रिमेज पे आए, उन्होंने ये स्थापना कराई। और इसी के ऊपर ये 15.25 मीटर्स हाइट का मोनोलिथिक पिलर है, जिसके ऊपर अशोक स्तंभ जो लायन कैपिटल है, वो जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, वो इसी के ऊपर स्थापित था। वो आज हमारा म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। और उसके ऊपर जो धर्म चक्र है, जो व्हील ऑफ लॉ जो सिम्बलाइज करता है पहला सरमन, वो स्थापित था। जो पीला मंदिर का शिखर दिख रहा है वो जैन मंदिर है, इस कंपाउंड के बाहर है। 11वें तीर्थंकर शेषनाथ जी का मंदिर है वो। उनका जन्म हुआ था यहाँ पे? उनका जन्म स्थल ही है, यहीं के पास में एक गांव में, इसलिए वो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है इनका। अभी हमको मेन गेट से एग्जिट करना है। मेन गेट से एग्जिट करना है। आइए अब हम आपको सारनाथ के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में लेके चलते हैं। ये म्यूजियम इंडिया का सबसे पुराना साइट म्यूजियम है, जिसको ब्रिटिशर्स ने 1910 में बनवाया। इसका आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो एक हाफ मोनास्ट्री की तरह दिखता है। इस म्यूजियम में मोबाइल फ़ोन्स और बड़े बैग्स अलाउड नहीं हैं, जिसको आप फ्री लॉकर फैसिलिटी में डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि अंदर एंटर करते ही राइट हैंड साइड में पड़ता है। इस म्यूज़ियम की टाइमिंग सुबह 9 से शाम को 4:30 बजे तक की है, और फ्राइडे को ये म्यूज़ियम बंद रहता है। अंदर प्रवेश करते ही हमारे सामने लायन कैपिटल या अशोक स्तंभ रखा हुआ है, जो कि हमारे देश का नेशनल एम्ब्लम भी है। एक 3rd सेंचुरी BC में बना हुआ स्ट्रक्चर। अगर आप सामने इस पेंटिंग को देखें तो आप देख सकते हैं कि कैसे स्थापित था। नीचे अशोकन पिलर, उसके ऊपर लायन कैपिटल, और उसके ऊपर ये धर्म चक्र और व्हील ऑफ लॉ, जो कि फ्रेगमेंट्स में मिला और ये साइड में लगा हुआ है। आइए हम आगे चलते हैं और कुछ और आर्टिफैक्ट्स देखते हैं इस म्यूज़ियम में। अंदर आगे बढ़ते हुए अब हमारे सामने भगवान गौतम बुद्ध जी की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की ये मूर्ति है, जो दर्शाती है कि उन्होंने पहला उपदेश या फर्स्ट सरमन यहाँ पे सारनाथ में दिया। इसी म्यूज़ियम के दूसरे सेक्शन में आप देखेंगे हिंदू देवी देवता के आर्टिफैक्ट्स, जिनमें से एक भगवान शिव की विशाल मूर्ति है, जहाँ वो अपने त्रिशूल से एक असुर का वध कर रहे हैं। और कहानी के हिसाब से अगर वो उस असुर का रक्त ज़मीन पे गिरता है तो दोबारा से पुनर्जीवित होता है, तो वो अपने पैरों से दूसरे असुर का वध भी कर रहे हैं। अब हम आ गए मूलगंध कुटी विहार मंदिर में, जिसको कुछ लोग श्रीलंकन टेम्पल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको श्रीलंकन मॉन्क अंगरिका धर्मपाला ने बनवाया था। उन्होंने 1931 में यह मंदिर बनवाया, और 1932 से लेकर 1934 तक एक जापानीज़ मॉन्क और आर्टिस्ट कोएत्सु नोसु, उन्होंने फ्रेस्को वर्क किया मंदिर के इनर वॉल्स पे। और उसके बाद आगे हम आपको बोधि वृक्ष भी दिखाएंगे, जो इसी कंपाउंड का एक हिस्सा है। आइए हम पहले भगवान गौतम बुद्ध जी के दर्शन करते हैं। आप जो मुद्रा देख रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध जी के, वो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं, क्योंकि पहला उपदेश देने की मुद्रा है। इस मंदिर में
भगवान बुद्ध जी के अवशेष हैं जिसको रेलिक बोलते हैं, जो कि दर्शन के लिए, आम जनता के दर्शन के लिए नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के समय 3 दिन के लिए पब्लिक के लिए यहाँ पे बाहर रखा जाता है ताकि लोग आके दर्शन कर सकें। आइए मैं आपको थोड़ा पेंटिंग्स दिखाता हूँ, ये फ्रेस्को वर्क। जो टॉप लेफ्ट में सबसे पहली पेंटिंग है, एक लेडी सो रही हैं और उनके ऊपर एक सफ़ेद हाथी हेलो में बना हुआ है। ये उनकी माता जी को एक सपना आया था, सिद्धार्थ गौतम जी के जन्म से पहले, उनके ज्ञान प्राप्ति से पहले उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। ये पेंटिंग एंट्रेंस के ऊपर, ये सिद्धार्थ गौतम जी का जन्म हुआ, उनकी माता जी खड़ी हैं, एक वृक्ष के डाल पकड़ी हुई हैं और ये सिद्धार्थ गौतम है। ये पैनल जो दरवाजे के एंट्रेंस के राइट में है, ये वो इंसिडेंसेस दिखाते हैं जो जिनसे उनको महसूस हुआ कि इस संसार में बहुत दुख है, सफरिंग्स है। ये कॉर्नर की बॉटम राइट की पेंटिंग, जब एक दिन उनकी वाइफ, उनकी धर्म पत्नी और उनका बेटा सो रहा था, वो दरवाजे पे सिद्धार्थ गौतम जी हैं, क्योंकि वो प्रिंस थे, वो क्राउन पहने हुए। उन्होंने त्याग दिया अपना पारिवारिक जीवन, घोड़े पे निकल पड़े और उन्होंने अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया। शुरू में वो एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज़ प्रैक्टिस करते थे, एकदम दुबले हो गए, आप ये देख सकते हैं, वो एकदम लीन और स्किनी हो गए। एक लोकल लेडी सुजाता, उन्होंने राइस पुडिंग ऑफर किया और उन्होंने बोला कि ये देयर इज़ नो पॉइंट प्रैक्टिसिंग एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी और इंडल्जिंग इनटू एक्सट्रीम वर्ल्डली टेम्पटेशंस। तब उनको समझ में आया कि जो सही रास्ता है, जो सही मार्ग है, वो मिडल पाथ है, ना ही एक्सट्रीम वर्ल्डली टेम्पटेशंस, ना ही एक्सट्रीम इंडल्जेंस। अब आप देखिए ये पेंटिंग को, अब यहाँ पे आपको वो चेंज दिखेगा। भगवान गौतम बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, एक अब वो पहले जैसे लीन एंड स्किनी नहीं, वो हेल्दी हो गए। यहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। फ्रेस्को पेंटिंग्स में देखिए खास बात क्या होती है, ऐसा लगता है ये वॉल का ही पार्ट है, ऐसा नहीं लगता कि ऊपर चीज़ पेंट की गई है। तो ये एक टेक्निक होती है जिससे ये पेंट किया जाता है और 1931 में किया। 1931 में ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ, 1932 से 36 तक, 4 साल मंदिर बनने के बाद। थोड़ा बाहर की तरफ चलें और वृक्ष की तरफ। हाँ, हम लोग बोधि वृक्ष की तरफ चलते हैं यहाँ से। चलो, मौसम बदल गया, थोड़ी बरसात भी हो गई है पिछले 15 मिनट में। आओ, अब हम पहुँच गए हैं उस स्थान पे जहाँ बोधि वृक्ष लगा हुआ है हमारे सामने। ये वही बोधि वृक्ष का एक हिस्सा है जो कि बोधगया में, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति की। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया तो उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा को एक सैपलिंग के साथ में श्रीलंका भेजा। फिर जब श्रीलंका से मंक्स यहाँ पे आए तो उन्होंने एक सैपलिंग वहाँ से श्रीलंका से लाके यहाँ पे लगाया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स और मंक्स के लिए जो आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ये भी जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो सीड लगाया होगा टेम्पल बनने के बाद ही लगाया होगा लगभग, कह सकते हैं। हाँ, परिक्रमा कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध जी की और बाकी सारी मूर्तियाँ उन मॉन्क्स की हैं जिन्होंने उनके बाद में ज्ञान की प्राप्ति की है। इस कॉम्प्लेक्स में तीनों दिशाओं में अलग अलग भाषाओं में फर्स्ट सर्मन का वर्णन किया हुआ है और आगे वहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये जब उन्होंने उपदेश दिया, यात्री आ रहे हैं उनको समझाने के लिए, बिल्कुल इस प्रकार से रहा। ये एक समझाने के लिए मेन स्थान जहाँ उपदेश दिया, वो जहाँ पे धम्मिक स्तूप जो हमने देखा था आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेटेड रूइंस में, वहाँ पे था। हम सारनाथ से चले और दशाश्वमेध घाट आए गंगा जी आरती देखने के लिए। देखिए, जब आप यहाँ पर आते हैं ना तो आपको बोट पे बैठकर आरती देखनी होती है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता, आप लेफ्ट राइट भी बैठ सकते हैं, लेकिन बोट पे बैठकर आरती देखने से क्या आपको फ्रंट व्यू मिलता है। वैसे तो आमतौर पे टूरिस्ट क्या करते हैं कि शाम के समय बोट राइड करते हैं और बोट राइड करने के बाद 6:30 पौने 7 बजे घाट किनारे जब बोट आ जाती है ना तो वहाँ पर बैठकर आरती देखते हैं। तो अगर आप जल्दी पहुँच जाओगे बोट राइड करके तो बोट आपके आगे लगेगी, लेट पहुँचोगे तो बोट पीछे लगेगी। और अगर आपने बोट राइड नहीं भी करी तो भी आप 100-200 रुपीज़ बोटमैन को देके उसकी बोट पे बैठ सकते हो, ऐसा यहाँ पे सिस्टम है। तो बनारस अगर आप आएंगे तो गंगा जी की आरती तो आपको देखनी ही चाहिए और दशाश्वमेध घाट में देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस समय गंगा जी का पानी उठा हुआ है, लेवल ज़्यादा, तो बोट राइड नहीं हो रही।
मैं आपको गंगा जी की आरती का एक ग्लिम्स दिखाता हूँ। ओम जाग्रतो दूरमुदय निजयवन्दादो सुप्तस्य कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गोपाल बोलो गोविंद। चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिता अंबिके भुवनेश्वरी श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिता अंबिके आगमवेद। ये वाला एपिसोड हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। छोटा एपिसोड रहा ये। आज हमने एक्चुअली प्लान तो किया था कि सेकेंड हाफ ऑफ द डे में हम BHU जाएंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बराबर हो नहीं सकी। अब BHU हम कल जाएंगे और अपनी जर्नी को, हम वाराणसी जर्नी को एक दिन एक्सटेंड कर रहे हैं। तो कुणाल भाई थैंक यू सो मच। ठीक है चलो अभी थोड़ी देर में कुणाल भाई से टहल लेता हूँ, तब हम डिसाइड कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ डिनर ठीक लगेगा तो कहीं कर लेंगे, नहीं तो होटल चले जाएंगे। और मैं आपको यहीं पर बाय बाय कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम।